मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम उन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसका सरोकार सीधा जनता से है। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तीसरे दौर की बातचीत भी विफल होने के बाद देश के कुछ हिस्सों में भारत बंद का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसका समर्थन हर एक विपक्षी दल भी कर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर अब दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किसानों का मुद्दा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो मुश्किलें हल होती हुई नजर आई हैं। कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि ना तो सैलरी का पैसा बाकी है और ना ही बिल का भुगतान हो पा रहा है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने तानाशाही और संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप भाजपा पर लगाया। तो आज इन्हीं दो खबरों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। तो देखिए, ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं और इन दोनों ही बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसानों के दिल्ली कूच का चौथा दिन है। बॉर्डर पर हालात मुश्किल हो रहे हैं, प्रदर्शन जारी है। इसी बीच आंसू गैस के गोले से जख्मी हुए किसान ज्ञान सिंह की मौत हो गई है। वो गुरदासपुर के रहने वाले थे। ये इस आंदोलन में पहली मौत का मामला है और ये तस्वीर है उस किसान की जिसकी फिलहाल मौत हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। इसमें गांवों में दुकानें बंद करने के साथ ही किसानों के खेतों में काम नहीं करने की भी उनसे लगातार अपील की गई है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बाजार बंद है, रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं और राजस्थान के भी कई जिलों में बंद का असर देखने को मिला। तो किसानों के समर्थन में अब हरियाणा में भी प्रदर्शन की तैयारी है। बीकेयू चढ़ूनी के कार्यकर्ता आज हरियाणा के सभी टोल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक फ्री करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये आज के हालात रहे। लेकिन अगर हम बीते दिन यानी कि गुरुवार की बात करें तो 15 फरवरी को कल के दिन चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की जो बातचीत हुई वो भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। बैठक देर रात में करीब 5.5 घंटों तक चली और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे। किसान नेता एमएसपी गारंटी पर अड़े रहे। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। अब रविवार 18 फरवरी शाम 6 बजे फिर से एक बार बैठक होगी और तब तक दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। जो तीसरे दौर की वार्ता थी वो भी विफल रही। लगातार किसान अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए ये समझते हैं कि आखिर किसानों की मांग है क्या, जिस पर लगातार सरकार और किसानों के बीच तनातनी जारी है। तो फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून की मांग लगातार किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। किसानों और मजदूरों के कर्ज माफी की भी मांग लगातार किसान उठा रहे हैं। दिल्ली कूच की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस हो, ये भी मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया जाए, तो किसान लगातार ये मांग उठा रहे हैं और मनरेगा के तहत 200 दिनों के रोजगार की भी मांग किसानों की तरफ से की गई है और मनरेगा में कृषि को भी शामिल किया जाएगी। तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने की भी मांग किसानों की तरफ से उठाई गई है। मिर्च, हल्दी और मसालों के लिए आयोग की मांग की गई है और यही मांगे हैं जिस पर लगातार किसान अड़े हैं। संविधान की 5वीं सूची को लागू करने की भी मांग लगातार किसान उठाते हुए नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग किसानों की है वो ये है कि फसलों की खरीद के लिए एमएसपी का जो कानून है उसे लागू किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। किसानों और मजदूरों के ऊपर जो मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं उसे वापस लिया जाए। तो ये किसानों की मांग है जिसको लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से, साफ तौर पर कहे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। अब रुक करते हैं हमारे मेहमानों का जो लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय द्विवेदी विशेष संवाददाता के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद और आलोक वर्मा किसान नेता भी इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का
पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय द्विवेदी से करते हुए। अजय द्विवेदी जी, देखिए जो बॉर्डर है, लगातार वहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अगर आज की बात की जाए तो आज फिलहाल इस आंदोलन में एक किसान की मौत की भी खबर है। आगे किस तरीके से सरकार एक्शन लेती हुई नजर आएगी इन किसानों पर, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक किसान दिल्ली के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं। जो अभी माहौल है पूरे दिल्ली और आसपास का, खास करके पंजाब में पिछले दिनों काफ़ी समय से 2 बार मीटिंग होने के बाद कल रात में जो मीटिंग हो रही थी उस लगभग 5.5 घंटे मीटिंग के बाद भी अभी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको बता दें उसमें खास करके जो एमएसपी की बात हो रही है, तो एमएसपी को लेके किसान भी अड़े और सरकार भी अड़ी है। ये जरूर है कि एक बीच का प्रस्ताव निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो एक अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, जिनके ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई की गई और उसी में एक आज किसान की मौत भी हो गई। इससे किसान काफ़ी उग्र हैं और आज पूरे भारत में एक तरह से ग्रामीण इलाकों तक में वो बंदी का आह्वान किया है। उनका ये आह्वान लगभग 4 बजे तक का है। उसके बाद 4 बजे के बाद उनका कहना कि वो रोज़मर्रा की चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है किसानों ने एक मानवीयता भी दिखाई है कि किसानों ने जैसे एम्बुलेंस या जो उस तरह की चीज़ें जो भी रोज़मर्रा या दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं उनके लिए उन्होंने रियायत दी है। उनका कहना ये सब चीज़ें के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन सरकार और किसानों की जो बाध्यता की बात है, खास करके एमएसपी, आखिर क्या वजह है कि 2-2.5 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की हालात बने। लेकिन इसमें राजनीतिक परिदृश्य की भी बात करें तो बड़ी खबर ये है कि किसानों ने भी ऐसे माहौल को चुना है जब 2024 का लोकसभा चुनाव आना है। वहीं सरकार 2.5 साल तक उनकी बातें नहीं मान रही थी। अब क्या वजह की कमेटी गठित कर रही इस समय? क्या सरकार पहले कमेटी गठित करके बात नहीं कर सकती थी? लेकिन जो अभी सबसे बड़ी बात निकल के आ रही कि दिल्ली को एक तरह से पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। जो 2021 का जो आंकड़ा कहें या ये जो हालात कहें, उस तरह की घटना फिर से ना हो कि लाल किले तक किसान ट्रैक्टर लेके चले गए। तो उसी के मद्देनज़र पूरे 10 दिशाओं से एक तरह से बात कही जाए, या जो दिल्ली के 10 बॉर्डर एक तरह से पूर्ण रूप से सील कर देंगे। दिल्ली में जाना तो बिल्कुल मुश्किल है। आने के लिए सरकार ने कुछ रास्ते उन्हें ज़रूर कहे हैं कि लोनी बॉर्डर से आप जा सकते हैं बाहर, लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अपनी बात वो दिल्ली केंद्र सरकार को कैसे पहुंचाएं। तो किसानों ने एक ये रुख अपनाया है कि अपनी बात रखने के लिए वो डेरा डालेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान जाती। उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, बीच का एक रास्ता जरूर निकालने की सरकार ने कोशिश की है कि मुआवजा देने की बात कही है। जो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का इलाका है कि वहाँ पे जो उनके ऊपर केस हुए थे उनको वो शायद कम करने की बात कही या ख़त्म करने की बात कही। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो प्राइम टीवी पे भी पता चली है कि जो खास करके लखीमपुर खीरी में जो मेन एक्यूज थे उनकी जमानत अर्जी जो थी वो काफ़ी समय के लिए और बढ़ा दी गई। तो किसानों में इसको भी लेके एक आक्रोश है। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात का अपोज भी किया कि एक तरफ सरकार दो अर्थी बातें कर रही कि एक तरफ किसानों के साथ कहने की बात करी, लेकिन वहीं अपराधियों को वो छूट दे रही है। जी बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ आलोक वर्मा जी किसान नेता के तौर पर जुड़े हैं। देखिए आलोक जी, तीसरे दौर की बातचीत तो बेनतीजा रही, आखिर ये पेच फंस कहां रहा है जो कोई हल नहीं निकल पा रहा है? देखो मुस्कान जी, पेच हमारी तरफ से नहीं फंसा है, पेच सरकार की तरफ से फंसा है जी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उस समय 750 किसानों की शहादत हुई। आपकी आवाज मुझे वापस आ रही है, इसको ठीक करा दीजिए। जी मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि प्लीज इस परेशानी को दूर किया जाए। बोलिए आप आलोक जी। हाँ, तो ऐसा है कि जो 750 किसान शहीद हुए उसमें आज एक नाम और जुड़ गया और किसान सरकार से मांग ही क्या रहा है। किसान तो सरकार से कह रहा है कि भाई आप एमएसपी आप घोषित करते हो, हमें एमएसपी के गारंटी का कानून, एमएसपी गारंटी कानून यही था कि एमएसपी से नीचे कोई फसल नहीं बिकेगी। सरकार को न जाने इसमें कौन सा पेट दर्द हो रहा है। अब आप ये बताइए, सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इस चीज को हम लोगों ने उठाया था कि क्या इस चीज को भी कह सकते हैं कि पूरे देश में एमएसपी से नीचे कोई भी फसल की खरीदारी नहीं होगी? आप बना दो कानून, क्या दिक्कत है भाई?
हम भी चाहते हैं कि जब इस देश में एमआरपी के लिए कानून बन सकता है तो एमएसपी के लिए क्यों नहीं बन सकता, बनाना चाहिए। और किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं, हम लोगों की कल 17 तारीख को सिसौली में पंचायत हो रही है, हम लोग इसमें निर्णय लेंगे। और आपको स्पष्ट बता दें कि किसानों के ऊपर राकेश टिकैत जी ने पहले ही कहा था अगर कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई तो हम ना दिल्ली दूर है ना वो किसान दूर है। फिर ये सारे संगठन आकर के दिल्ली में बैठेंगे और सरकार जो कहती है कि हम किसानों के प्रति कटिबद्ध हैं, उनकी आय दोगुनी करेंगे। इन्होंने ही कहा था कि वर्ष 2022 में हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, जिसके एवज में इन्होंने हमें ये तोहफा दिया कि जो यूरिया का कट्टा था वो पहले 45 किलो का था, अब उसको 40 किलो का कर दिया है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सरकार की जो है मानसिकता को दिखाती हैं और सरकार को हमारे सामने हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उनके सांसद प्रत्याशी जब हमारे गांव में घुसेंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे और अगर हमारी सवाल का जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको भी गांव से बाहर, इसी तरह जैसे कील लगाई ना हमारे लिए, वैसे उनके प्रत्याशियों के लिए हम लोग भी गांव में कील लगाने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए आलोक जी, अभी आपने कहा कि राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, किसानों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, गौर नहीं किया गया, तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन दिल्ली में आपको एंट्री कहाँ दी जा रही है? आप दिल्ली में घुस कहाँ पा रहे हैं? आप तो लगातार बॉर्डर्स पर हैं। देखिए ऐसा है कि हम अभी बहुत प्यार से और बहुत ही हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, आंदोलन हमारा एकमात्र रास्ता है। और हम कह रहे हैं कि ये जो दृश्य पैदा हो रहा है, आप ये बताइए आजाद भारत में पहली बार किसानों के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए। अरे नक्सली हैं इतने, आपके आतंकवादी इतने सारे, आप किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे हैं भाई? आप किसानों को दिल्ली जाने दीजिए, उन्हें आप एक स्थान दे दीजिए, वहां पर वो बैठेंगे, अपनी बात को कहेंगे, अच्छे से कहेंगे। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि दिल्ली को हम कुछ वहां जाकर हिंसा करेंगे, ऐसा तो नहीं। आप जितना रोकने का प्रयास करेंगे, सरकार की तरफ से ये ऐसा प्लान किया गया है कि किसानों को रोका जाए, किसान उग्र होंगे, उसमें हिंसा हो और हिंसा जब हो जाए तो इस आंदोलन की पूरी दिशा को बदल दिया जाए। लेकिन हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखेंगे और दिल्ली जाएंगे जरूर। सरकार ने इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब आंदोलन हुआ था तब बैरिकेड्स लगाए थे, कीलें लगाई थी, उसके बाद उसको हटाना पड़ा था। उसी प्रकार ये सरकार चाहती है कि दूसरा आंदोलन तैयार हो जाए। और मैं आपके चैनल पर बहुत गंभीरता से कहता हूं कि इस देश का किसान 13 महीने के आंदोलन से ट्रेनिंग ले चुका है। अब 13 महीने नहीं, अगर हमें 13 साल भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, देखिए अजय जी, साफ तौर पर कहा जा चुका है कि पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। 24 का चुनाव नजदीक है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन किसान लगातार डटे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। 2024 से पहले सरकार के सामने क्या किसानों की मांगों को मानना जरूरी हो जाता है या फिर एक मजबूरी हो जाएगा? किस तरीके से किसान 24 के चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं? इस समय किसानों ने जो समय चुना है वो उसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 का समय चुना, और ये पहले से ये तय था कि अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानेगी तो किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, तू डाल डाल में पात पात, सरकार और किसानों के बीच की जो स्थिति है वो इस तरह की है। आपको बताएं, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने, जैसे कि हमारे साथी बता रहे हैं लोग, कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ड्रोन से आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसका काट किसानों ने क्या अपनाया? आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पे खास करके आपको पतंगबाजी देखने को मिल रही है। पतंगबाजी के पीछे का ये कहना है कि वो किसान शायद पतंग के डोर में वो ड्रोन को फंसा के उसे गिराने की कोशिश में, और ऐसा वो सफल भी होते दिखे। बहुत सारी बार ड्रोन आई और वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ अगर टीयर गैस गिराई जा रही तो जो धुएं होते तो किसान बड़े पैमाने पे तैयारी के साथ आए हैं, और ख़ास करके जो एग्जॉस्ट या बड़े कूलर लेके आए तो उनका सीधा से ये कहना है कि वो जब धुआं हो रहा है तो वो एग्जॉस्ट या फैन चला दे रहे हैं, जिससे वो दूसरी दिशा में चला जा रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। और रही बात 2024 लोकसभा के चुनाव की, तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात 2024 का लोकसभा का चुनाव एक बड़ा वोट बैंक भी है किसान, और देश का अन्नदाता भी है किसान। तो कहीं न कहीं सरकार की ये मजबूरी भी बनेगी और होनी भी चाहिए कि देश के किसानों की बात मानी जाए। लेकिन जो एमएसपी की बात है, तो एज ए
हम एक विशेष संवाददाता होने की वजह से जो हमारी अपनी एक समझ है वो हम बताना चाहेंगे कि खास करके जो एमएसपी की बात है, तो सरकार बहुत सारी बातें हैं कि एमएसपी हर चीज़ पे जो बात हो रही तो नहीं जा सकती। एमएसपी मानने के पीछे भी एक रीज़न है कि इसके पीछे ये है कि बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जैसे आपको बताऊं, एक लागत मूल्य के बाद एमएसपी की बात होती है, उसमें एक बड़ी बात निकल के ये आएगी। मान लीजिए एक एमएसपी पता चला कि गेहूं का ही 2500 रुपये तय होता है, लेकिन पता चला वही एक किसान जो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिला के, उर्वरक मिला के और खाद मिला के अच्छा डेवलप करता है, उस गेहूं का भी रेट 2500 होगा। और जो कुछ भी नहीं, केवल पानी डाल के और ऐसे वो करके देता है, जो गेहूं बिल्कुल मरे से आसा होते हैं एक छोटे उसका भी एमएसपी रेट 2500। तो इसको भी सरकार के सामने एक पक्ष है कि वो कैसे इन दोनों को मैनेज करेगी। तो इसी की बात कही जा रही है। लेकिन अजय जी, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों के साथ आम जनता भी परेशान हो रही है। हम सड़कों पर देख रहे हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिल रही है, शहर के अंदर चक्का जाम हो गया है। बहरहाल स्थिति बद से बदतर हो रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आलोक वर्मा जी, देखिए अब चौथे दौर की बातचीत जो है वो रविवार को होनी है, लेकिन उससे पहले अपील की गई है दोनों ही पक्षों से कि वो हिंसात्मक ना हो, प्रदर्शन करे लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करे। क्या लगता है कि ये जो चौथी दौर की बातचीत होगी, इसमें कोई हल निकल पाएगा क्या? आया है, कुछ गलत तो नहीं मांग रहा है। 13 महीने का जो हमने आंदोलन किया था उसमें फिर से आवाज आपकी इको होने लगी। मैं अपनी टीम को बोलूंगी प्लीज इस समस्या को जल्दी से दूर किया जाए, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है। जी बोलिए। जी देखिए, 13 महीने का जो आंदोलन हुआ था उसमें हम लोगों की जो बातें हुई थी, उसमें एक श्वेत पत्र, उसमें बकायदा चिट्ठी में लिख करके सरकार ने दिया था कि आप लोग आंदोलन खत्म करिए, हम इस चीज पर कमेटी बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे और ये कानून बनाएंगे। 2.5 साल बीत गए, सरकार ने अपने अपने काम किया, किसान के बारे में सोच नहीं रही। तो भाई हम भी तो याद दिलाएंगे। और याद दिलाने, अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि ड्रोन से और ड्रोन को पतंग से, तो आप ये बताइए कोई हमारे ऊपर अगर हमला करेगा तो हम भी तो सुरक्षा करेंगे। आंसू गैस के गोले दागेंगे, हम उसको जहाज चला के दूर कर देंगे। ड्रोन से हमला करेंगे तो हम ऐसा तो नहीं कि उनके ड्रोन को पत्थर से तोड़ रहे हैं, हम भाई पतंग उड़ा करके उसको अपने धागे में फंसा के नीचे उतार लेंगे और ले जाओ भाई। तो ऐसे में सरकार ही डिस्टर्ब कर रही है। आप ये बताइए, अभी एक वीडियो जारी हुआ था कि पुलिस में एक अधिकारी कह रहा था कि आप किसानों को हूल मारिए, डंडा ना मारिए, हूल मारिए। हम इसको आईटीबीपी सबको बता दिया है, ट्रेनिंग दीजिए सबको। ये क्या हो रहा है भाई? तो किसानों के ऊपर हिंसात्मक जो प्रहार है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि सरकार कहती है ना, किसान अन्नदाता है, भाग्य विधाता है। तो अन्नदाता फिर आपके दरवाजे पे आया है। और प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि अन्नदाता के लिए हमारे किसान के दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है। लेकिन मैं अपने देश के परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 2.5 साल में किसान आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार भी आपने किसानों के साथ बात नहीं की। ये किसान आपको वादा दिलाने आया है और अपने वादे को लेकर जाएगा, क्योंकि इस बार खाली हाथ नहीं लौटना है, झोली भरकर जाएंगे। नहीं तो 2024 का चुनाव दिल्ली में रह के करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वार्ता फिलहाल तीसरे दौर की नाकाम हो चुकी है, चौथे दौर की वार्ता रविवार को होनी है। और अटकलें हैं कि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो कांग्रेस से जुड़े खातों को एक बार फ्रीज कर दिया गया था, फिर से उसको चालू कर दिया गया। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि हमें कल जानकारी मिली थी कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं बैंक उसका सम्मान नहीं कर रही है। आगे की जांच करने पर हमें पता चला कि यूथ कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज कर दिए गए हैं। आज भाजपा ने ये जो संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, क्या साबित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के सभी अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया था, तकरीबन 1 घंटे के बाद ही सारे अकाउंट को फिर से चालू किया गया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय माकन ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, पहले वो सुनते हैं। ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। तो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि जो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, अब उसको फिर से चालू कर दिया है। अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। शैलेंद्र तिवारी, नेता कांग्रेस, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। वही नेता बीजेपी के तौर पर शशिकांत तिवारी जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेंद्र तिवारी जी से करते हुए। शैलेंद्र जी, पहले कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज होते हैं, फिर उसके 1 घंटे के बाद ही सभी अकाउंट फिर से चालू हो जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो रहा है? देखिए, समझ में सच्ची आ रहा है, जितने समझदार लोग हैं तो समझ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परिंग है। एक बेवजह का जो है भ्रष्टाचार का लेबल उठाया और चिपका दिया। इन्होंने एक लेबल छुपा रखा है कि जिस आदमी को इनको प्रताड़ित करना है, जिस आदमी पर चिपका दिया। कोई ना उसकी पूछ, ना उसकी कोई जांच है, कोई भी उसकी वो नहीं है, कोई भी उसका फाइंड वो नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है। बस केवल अपनी संस्थाओं का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करना है। जनता ने जो ताकत इन्हें सरकार चलाने के लिए दी है, उससे केवल और केवल इनका काम इस तरह में सिर्फ एक है, विपक्ष को परेशान करना। उसके अलावा कोई काम नहीं है किसी भी इशू में। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से, जब से इनका एजेंडा चल रहा है तब से ही चल रहा है। इन्होंने 1,76,000 करोड़ का घोटाला लगाया। इन्होंने 2G, 3G, जीजा जी, पता नहीं कौन कौन सी चीज उठा के ले आए। ABCD जी भूल गए, बाकी सारे चीज को याद है। वास्तविकता ये है कि कहीं किसी भी एंगल पर ये अब तक के सही साबित नहीं हुए। हर जगह झूठे आरोप लगाना, अपने विरोधियों को केवल और केवल फंसाना, उन्हें प्रताड़ित करना, उसके अलावा कोई काम नहीं। जनहित में जो भी कार्य इनके किए जा रहे हैं, आप लोग उठा के देख लीजिए। नोटबंदी से लेके होके चाहे जितने भी काम हो, GST तक, कहीं पर कोई भी फैसला इनका उचित नहीं है। और किसी भी मामले में आप विरोध करने वाले व्यक्ति को फंसाना है, भ्रष्टाचारी बताना है और उसे भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा लिखवा करके जेल भेज कर जमानत करा के छोड़ देना है। क्योंकि कोई एलिगेशन जब लगता है तो उसके लिए सबूत चाहिए।
सबूत इनके पास कुछ है नहीं। एलिगेशन तो कोई किसी पर लगा सकता है, हम आप पर एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ बैठ करके एलिगेशन लग सकता है। ठीक है, शशिकांत तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत जी, आरोपों को तो आपने सुन ही लिया होगा कि संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षियों को परेशान करने के लिए ये एक और कोशिश आपकी तरफ से की गई है। देखिए, ये जो अजय माकन जी का बयान आया है, तो अजय माकन जी के बयान से साफ स्पष्ट होता है कि ये देखिए, बैंक और कस्टमर के बीच का कोई गलतफहमी हो सकता है, या बैंक या कस्टमर के बीच कोई चेक थोड़ी देर रोकने की बात हो सकती है। और बैंक के कानून के हिसाब से बैंक लिखित भी देता है कि आपका चेक, कोई भी चेक क्यों रोका गया है उसका कारण देता है, 8-10 कारण में से एक कारण वो टिक करके देता है। तो प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि बैंक और कस्टमर के बीच का यह मामला है। लेकिन अजय माकन जी ने कहा कि सारे विपक्षी पार्टियों के खाता सीज किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस के अलावा तो किसी और ने यह बयान दिया नहीं कि हमारी भी पार्टी का खाता सीज किया गया है। और कोई भी खाता सीज अगर इनकम टैक्स करता है, मान लीजिए इनकम टैक्स करता है, जो आया कि इनकम टैक्स के विभाग के कारण हुआ है, तो इनकम टैक्स जब सीज करेगा तो 1 घंटे के लिए क्यों करेगा भाई, वो हमेशा के लिए करेगा। हाँ, एक बात स्पष्ट होता है कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो जो आरोप है बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो देश में इस समय माहौल है कि कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो उसमें एक चीज ये भी जोड़ना चाहते हैं कि हम सरकार की तरफ से हमको परेशान किया जाता है, जबकि ऐसा मामला है नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया इसमें बैंक ने फिर वो खाता खोल दिया। तो बैंक और कस्टमर के बीच का मामला सरकार तक ले जाना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकार को आरोपित करना, तो ये ऐसा मामला लग नहीं रहा है जैसा कि कांग्रेस के पदाधिकारी ने ऐसा कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए शैलेंद्र तिवारी जी, ये कार्रवाई हुई, पहले कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया गया, फिर चालू किया गया, लेकिन ये कार्रवाई एकाएक तो की गई नहीं होगी। लाजमी है कि कांग्रेस को पहले कोई नोटिस भेजा गया था या फिर नहीं? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कार्रवाई या कोई नोटिस दिया गया होता तो सबसे पहले आपके पास कौन सा, मीडिया के पास जो इनका काम है, झंडा डंडा प्रोपेगेंडा, यही इनका एजेंडा है। इसमें कुछ है तो है नहीं। जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि जो है अकाउंट सीज किया गया, फिर खोल दिया गया। अरे तो क्या ये इस समय जो ऑफिसर हैं बिल्कुल एकदम मूर्ख टाइप के हैं क्या, कि सवेरे उठे और तो मुंह धोया, उसके बाद मुंह पोंछ लिया, कहा तो फिर से ब्रश करेंगे, अभी मुंह धोया खाली। अरे भाई, कोई काम होता है, किसी की कोई बुनियाद होती है, उसके पीछे की चीजें होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ है कि नहीं है। आज अभी आपने बंद किया, कल खोल दिया, पहले आपने आरोप लगाया, हम जनता को जाकर बीच में जवाब देख रहे थे, आप सही थे, ये तो हमें गलत कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज की तारीख में सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सिस्टम से गवर्न हो रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के सिस्टम से गवर्न हो रहे हैं वो हमारे सिस्टम पे तो चलेंगे नहीं। तो अपने सिस्टम पे तो उन्होंने सेट कर दिया कि हाँ भाई फलाने का अकाउंट कहीं से पैसा आ रहा था, वहां से सीज कर दिया और खोल दिया, तो किसी को पता नहीं। ठीक है, मतलब लेकिन देखिए आप एक मिनट, अपने संसाधनों का आप दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार की जो है मामलों में जबरदस्ती झूठा आरोप लगाना, झूठी बातें करना, झूठे प्रोपेगेंडा करना, ये सब जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों का कोई मकसद है नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए शशिकांत तिवारी जी, कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि उनको आईटी की तरफ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है और सभी संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश है ये। नहीं, देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि अधिकारी मूर्ख ही हैं क्या। भाई, कई बार अधिकारी भी मूर्खता करता है और कई बार कस्टमर भी मूर्खता कर जाता है, तो 1-8 घंटे गफलत आपस में बैंक में हो सकता है किसी चेक को लेकर के। एक बात। दूसरी बात, देखिए, मोदी सरकार का काम करने का ये तरीका नहीं है। मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा, सार्वजनिक रूप से मीडिया पर भी आया था कि मोदी जी ने जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख हैं, उनको उन्होंने कह रखा है कि आप लोग जनता के हित में खुल करके काम करिए, जनता के लिए, भारत देश की प्रगति के लिए, देश की जनता की के लिए आप खुलकर काम करिए। जो आपको अधिकार मिला हुआ, उस अधिकार का आप प्रयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाइए। तो अगर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता तो 1 घंटे के लिए क्यों कोई करेगा भाई?
राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो हमेशा के लिए होगा, 1 घंटे के लिए क्यों कोई करेगा। तो आज की तारीख में देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं पूर्ण रूपेण से स्वतंत्र होकर के अपना अपना काम कर रही है। अगर उनके जद में कोई आएगा तो उस जद में वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, उसमें सरकार ने तो पहले से स्वतंत्र कर रखा है। और मोदी जी इस बात को बार बार कहते हैं कि मैंने सब स्वतंत्र कर रखा है। जो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब स्वतंत्र रूप से काम कर रही है आज की तारीख में। दूर है और इतने कील, इतने फरसा, इतने बैरियर लगा दिए गए हैं। और यहाँ तक कि जैसे आतंकियों को ढूंढते हैं, आतंकवादियों को ढूंढते हैं, वैसे वो ड्रोन कैमरा फलाना ढिमकाना लगा लगा के लोगों को ढूंढा जा रहा है, किसानों को। मोदी जी की बात है, कहाँ तक भरोसा किया जाए। मोदी जी ने कहा नोटबंदी कर दीजिए, हमको 50 दिन का टाइम दीजिए, पूरा देश एकदम बिल्कुल जो है चमन हो जाएगा, चारों तरफ अमन शांति हो जाएगी। ठीक है, देखिए लेकिन देखिए शशिकांत तिवारी जी, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। आज ही कांग्रेस के सारे खातों को फ्रीज कर दिया गया। ये कुछ कार्रवाई आपको भी अजीब नहीं लग रही है? 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस के सारे खातों को फ्रीज कर दिया गया, फिर महज 1 घंटे के बाद फिर चालू कर दिया गया। नहीं मुस्कान जी, देखिए कल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड से और किसी बैंक के खाता से कोई इसमें कोई सीधा संबंध नहीं है। वो काम अलग है, ये काम अलग है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो जो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो स्वीकार्य है, पूरे देश की जनता को स्वीकार है, भारतीय वर्तमान सरकार को भी स्वीकार है, भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से देश की राजनीतिक पार्टियां काम करेंगी। और दूसरी बात, जो बैंक के खाताओं का मामला है तो उससे किसी भी राजनीतिक पार्टी और सरकार का क्या लेना देना। वो तो एक संस्था जो बैंक है, बैंक का काम है, तो बैंक उसका उत्तर देगा, इनको मांगना चाहिए। बैंक से वो लिखित रूप से अपने कौन सा चेक इनका नहीं आनर हुआ है तो उसका लिखित मांगेंगे, बैंक लिखित देगा कि क्यों नहीं आनर हुआ, उसमें स्पष्ट कारण होगा। तो ये तो छुपने वाली कोई बात है नहीं। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र तिवारी जी, साफ तौर पर शशिकांत जी कह रहे छुपने वाली बात नहीं है। भाई आप बैंक को चिट्ठी भेजिए, उनसे जवाब मांगिए, वो जवाब देंगे। बीजेपी को क्यों घसीटना है इसमें? कभी नेहरू के पीछे छुपते हैं, कभी गांधी के पीछे छुपते हैं, कभी किसी के पीछे छुपते हैं। आजकल वो जुमले के पीछे छुपे हुए हैं। और अभी इन्होंने एक बात, हमने आपसे क्या कहा, अभी उन्होंने बोला कि किसान एक कॉल दूर है। किसान जो है वो एक कॉल दूर है, तो एक कॉल दूर है तो फिर इतनी कील, कांटा, फौज, बाटा और ये जितना डंडा झंडा से गाड़ा है। अरे शैलेंद्र तिवारी जी, ठीक है, किसान 1 कॉल अवे है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने बैंक को लिखित शिकायत दी? क्या आखिर किस बिना पर आपके खातों को फ्रीज किया गया? किसान हो या जनता हो या कोई भी हो, अरे तो वो इसी देश का, इसी जगह का, इसी मुल्क का। जी शैलेंद्र जी। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताएं। हेलो, हाँ जी शैलेंद्र तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही हो रही। आपने ये कहा ना कि किसान 1 कॉल अवे हैं। हम किसानों के मुद्दे पर ऑलरेडी चर्चा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि किसान भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो अन्नदाता है और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो हम सभी भरपेट खाना खाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया गया है, और क्या अब इस मामले पर आपने बैंक से लिखित में जवाब मांगा है? देखिए, हम बैंक पे कार्रवाई करेंगे। जो अभी इसमें हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसका वो है जिम्मेदार, कोई बताएगा? ये सारी चीजें जितने भी हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो तो करेंगे ही। और सरकार ये कह रहे हैं कि सरकार का बैंक से कोई मतलब नहीं है, तो सरकार ही सब बैंक चला रही है, सरकार ही सब बैंक खोलती बंद करती है। सरकार से मतलब समा हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई बट नहीं है। ठीक है, कोई बट नहीं है, लेकिन आप बैंक से सवाल पूछेंगे, आप बैंक पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जवाबदेही क्या आप चाहते हैं बीजेपी ले ले इस पूरी कार्रवाई के पीछे? जी शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी शैलेंद्र जी, क्या आप चाहते हैं कि जवाबदेही पूरे की बीजेपी ले ले? देखिए मैडम, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। बीजेपी का मैंने आपको पहले बताया, एक लाइन की बात है, 3 शब्दों में बताया कि उनका एजेंडा है डंडा डंडा प्रोपोगंडा। हर मामले में उनको प्रोपोगंडा करना है। ठीक है। अरे कस्टमर, उपभोक्ता और बैंक के मतलब की चीज थी, तो उसकी मीडियाबाजी क्यों हुई? भाई किसी कस्टमर ने मान लीजिए कोई मिस इंटरप्रिटेशन किया है तो आप उसको देख लेते, तब कहते इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? इसका मतलब ये है कि उसमें राजनीति इन्वॉल्व है। अगर हमने आपको कोई बात कही है
और आप उसकी शिकायत करने से पहले आप जांच कर लेंगे हमने कही है कि नहीं कही है, हमने किया है कि नहीं किया है, पहले जांच होनी चाहिए, तब जाकर के वो बात बाहर आउट ऑफ जो है सोसाइटी होनी चाहिए, आउट ऑफ जो है जाकर के सेटल होनी चाहिए। लेकिन शैलेंद्र तिवारी जी, सवाल तो यही है ना कि कार्रवाई तो आईटी की तरफ से की गई है, खाते उनकी तरफ से सीज किए गए हैं, इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से नजर आता है आपको? मैडम एक बात बताइए, कौन सी संस्था ऐसी है जो सरकार के अधीन नहीं है? कौन सी स्वायत्त है? न रही है कभी। सारी संस्थाएं जितनी भी हैं वो सब सरकार के अधीन रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस समय सारे रोड जो है, सारे जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब टूल हैं, वो सब सरकार के टूल हैं। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, बात वही जस की तस बरकरार है कि हम आईटी पर सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बेबुनियाद आरोप है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। और दूसरी बात, अगर आईटी संस्था है इस देश में तो आईटी का अपना कानून है। आईटी के जद में जो भी लोग इस देश में आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता क्यों ना हो। अगर वो आईटी के जद में आता है तो उसको भी आईटी इनकम टैक्स देना पड़ता है, उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर वो आप इतने अनुभवी आदमी हैं, इतने सीनियर हैं, आप तो जानते ही होंगे कि अगर बैंक और कस्टमर के बीच की बात थी तो पहले बैंक जांच करता, बाद में पब्लिक डोमेन में लगा। हाँ, ठीक बात है। अगर बैंक ने जांच नहीं किया तो आरोप तो बैंक पे लगना चाहिए ना। तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे क्यों लग रहा है? एक मिनट, बैंक पे क्यों लगाएंगे? बैंक में बैठा मैनेजर वो बीजेपी का आदमी, बैंक में बैठा जीएम वो बीजेपी का आदमी, बैंक का आरबीआई का गवर्नर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? सारे सरकारी संस्थान का टूल्स बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। अरे भाई, अगर ये ना होता, आज के 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जो वो मैनेजर जब उस समय भर्ती हुआ होगा, आज मैनेजर बना होगा तो भारतीय जनता पार्टी कैसे हो गया? आप जेल में है इस समय, जो मैनेजर कांग्रेस में बना उसको तो आप बता रहे हो सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भ्रष्टाचारी बता करके अत्याचारी, बलात्कारी, दुराचारी, जितने व्यभिचारी थे सबको आपने बाहर भेज दिया, सब किनारे हो चुके हैं। जो कांग्रेस ने बनाया था और जो कांग्रेस ने तैयार खड़ा किया उसमें एक आप भी हैं, कांग्रेस ने आपको भी एक मजबूत स्तंभ बनाकर खड़ा किया। आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, बताइए। देखिए आपके पास कुछ कहने को है नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से आप बैंक मैनेजर को भाजपा कार्यकर्ता बनाएंगे, आप हमको पर्सनल टारगेट करेंगे। आपके पास कुछ कहने को है तो कहिए, आप देश से क्या कहना चाहते हैं? आप समझिए, आप हमको कांग्रेस कार्यकर्ता पहले का बता करके और बैंक मैनेजरों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बताकर आपको क्या मिलने वाला है? आपको इस मुद्दे पर देश से कुछ कहना हो तो प्राइम न्यूज के माध्यम से कहिए ना। शैलेंद्र जी ठीक है, मैनेजर भी बीजेपी का है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा रखते हैं आप। जाएंगे ही हम, वैसे भी बता देते हैं, उसके लिए भी सुन लीजिए। मुंसिफ भी कहा है, गवाही भी की है और जिस कलम से न्याय होना स्याही भी की है। चलिए फिलहाल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आईटी की कार्रवाई तो हो चुकी है, जो कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया गया था अब उसको भी चालू कर दिया गया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर लाजमी है कि सियासत होनी है। 24 का चुनाव नजदीक है, कोई भी छोटा मुद्दा बड़ा बनते देर नहीं लगती, जैसे कि इस मुद्दे के साथ हुआ है। आईटी की कार्रवाई ने कांग्रेस की परेशानियों को तो बढ़ा दिया था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि ना उनके पास सैलरी के पैसे बचे हैं, ना बिल भुगतान के पैसे बचे हैं। जैसे ही कांग्रेस का ये बयान आता है, उसके महज 1 घंटे के अंदर जो कांग्रेस के सारे फ्रीज खाते थे उसे चालू कर दिया गया है। अब ये मुद्दा कितना सियासी रंग लेता है, अब इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, ये तो कांग्रेस का टेक होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।